हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ नीट का और जेई का। तो आज पहला लेक्चर हमारा आपके सामने लेके आया हूँ, वो है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। अच्छा, पहला चैप्टर देखते ही बच्चे के दिमाग में आया होगा, सर इतना इजी टॉपिक क्यों, या ये वाला टॉपिक हम क्यों पढ़े, इतना इजी वाला क्यों पढ़े, है ना। तो ईमानदारी से बता दूं कि जब आपके पास क्वेश्चन जब आते हैं और आपके सामने वो क्वेश्चन जो होते हैं मोस्टली ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है बेटा। थोड़े से पैटर्न अब जेई में थोड़ा चेंज हुआ है, परंतु जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या बेटा ऑब्जेक्टिव पैटर्न के होते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको सिलेक्शन से ज़्यादा रिजेक्शन आना चाहिए। अगर आप रिजेक्शन सीख गए सिलेक्शन के कंपैरिजन में आंसर का, तो आप जीत जाओगे, है ना बेटा। तो कितनी बार क्या होता है जब क्वेश्चंस आता है और उस क्वेश्चंस के बारे में आपको ABCD भी नहीं आता, उस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, फिर भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या उसको सही कर सकते हो या सही की तरफ कर सकते हो। किसकी हेल्प से? यूनिट एंड डायमेंशन की हेल्प से। क्योंकि आपके पास जो 4 ऑप्शन है, आप उसकी यूनिट और डायमेंशन चेक कर लो। कितनी बार क्या होता है उन क्वेश्चंस की यूनिट और डायमेंशंस भी क्या होती है, कुछ ऑप्शंस की गलत होती है, तो जिनकी गलत है उसको आप क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, तो हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। सबसे पहले मैं की कंसेप्ट बता रहा हूँ या इसकी ब्रेन मैपिंग बता रहा हूँ, उसके बाद साथ साथ में इसके क्या करना है, क्वेश्चन भी करते जाएंगे। चलो, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले बात आती है कि मेजरमेंट करे किसका। तो हमको जो मेजरमेंट करना है, मापन करना है। अच्छा, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा, इंग्लिश के वर्ड लिखे हुए हैं और हिंदी के वर्ड्स मैं आपको बोलूँगा। तो ध्यान रखना, दोनों मीडियम वालों के लिए ये जो कोर्स है वो थोड़ा सा क्या होगा, कंफर्टेबल होगा। ओके, चलो, तो मापन जो करते हैं वो किसका करते हैं बेटा, एक फिजिकल क्वांटिटी का करते हैं या भौतिक राशि का करते हैं, ठीक है। तो कोई भी भौतिक राशि क्या हो सकती है, फिजिक्स में वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं और उसको फिजिक्स में क्या करें, यूज कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। लव, इमोशन, एक्सप्रेशंस, दिस आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, वी कैन नॉट मेजर डायरेक्टली, है ना। हम उनको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, लेंथ, मास, टाइम, ये सब अपन क्या कर रहा था, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या बोलता था, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मेट क्या होता है, एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका फॉर्मेट होता है n इंटू यू। क्या होता है, n इंटू यू। n तो होती है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, उसका सांख्यिक मान, और u होती है यूनिट या उसका मात्रक। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मास इक्वल टू 5 kg, मास इक्वल टू क्या दे रखा है, 5 kg। तो m तो क्या है बेटा, मास जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, 5 क्या बेटा उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, और kg क्या बेटा उसकी यूनिट। तो सर ये बच्चों वाली चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे बेटा कि आप सोच नहीं सकते, यहाँ से भी एक बार PMT में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन पूछा था, देखो, For any physical quantity x equal to nu is a constant, then which of the following relation is correct। मतलब आपको एक भौतिक राशि दे रखी है x equal to nu, जो क्या बेटा नियत है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको पता करना था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ बच्चे, आपको बता दूं, पहला ऑप्शन है n is directly proportional to u, दूसरा n is inversely proportional to u, n is proportional to u की पावर 0। किसी की पावर 0 का मतलब होता है उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा, अधिकतर बच्चे इसमें क्या सोचते हैं, n इज प्रोपोर्शनल टू u, जबकि ऐसा नहीं है। आंसर जो होगा वो क्या होगा, n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। कैसे, देखो, मान लो आपने बोला ये 1 मीटर है, क्या बेटा 1 मीटर है। 1 मीटर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, क्या लिख देगा 100 सेंटीमीटर, या फिर इसी लेंथ को मैं ऐसा लिख दूं 1000 मिलीमीटर, लिख दूं 1000 मिलीमीटर। तो देखो 1 मीटर लेंथ इतनी रहेगी, भले आप उसको 100 सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर दो या 1000 मिलीमीटर में कर दो, वो जो 1 मीटर है मान लो वो इतना सा है, तो वो इतना सा ही रहेगा। ओके, तो इसका मतलब है जब आपका न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ रहा है 1, फिर 100, फिर तक क्या हो रहा है 1000, तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ने से
देखो यूनिट धीरे धीरे क्या होती है, घटती जा रही है। पहले मीटर थी, फिर क्या हुई बेटा, सेंटीमीटर हुई, फिर क्या हुई, मिलीमीटर। तो न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ाने से यूनिट क्या होती है बेटा, कम होती है। सांख्यिक मान बढ़ाने से उसकी मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ठीक है बेटा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ये पूछा जा चुका था, इसलिए ये टॉपिक भी मैंने कवर किया। बाकी इस चैप्टर में आपको मेन डायमेंशन पे कंसंट्रेट करना है। ओके, चलो तो बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है। पहली वन जो होती है उसको बोलते हैं फंडामेंटल, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलभूत राशि। क्या कहना बेटा, क्या बोलेंगे बेटा, मूलभूत राशियां। ठीक है, मूलभूत राशियां। ठीक है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो खुद का अस्तित्व रखती हो, उसको और तोड़ा नहीं जा सकता, या उससे और कोई राशि नहीं बनती है ना, तो तोड़ के और नहीं कर सकते, वो खुद का क्या डा उसका सिग्निफिकेंस होता है, उसको बोलते हैं अपन फंडामेंटल। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, जिसका खुद का एग्जिस्टेंस है और उसको अपन और ब्रेक नहीं करते और रिजोल्व नहीं कर पाते हैं, उसको अपन फंडामेंटल बोलते हैं, है ना। लेंथ, मास, टाइम। तो आज की डेट में हमारे पास क्या था, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ने साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताई थी कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो खुद का सिग्निफिकेंस रखती है। ठीक है, उसको और रिजॉल्व नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती गई तो भाई ऐसे टेबल बनाते जाते तो बहुत लंबी टेबल बनती, तो उन्होंने बोला नहीं, हमको क्या करना है, ऐसे फंडामेंटल तो 7 रख दी काफ़ी है, अब क्या करो, आपके पास जो अवेलेबल है उसी को क्या करो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, जिससे आपकी क्या बनेगी बेटा, नई क्वांटिटीज बन जाएगी। तो आपने क्या किया बेटा, उन फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या किया बेटा, गुणा या भाग किया, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, तो आपके पास कौन सी क्वांटिटीज बन गई बेटा, डिराइव्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या बोलते बेटा, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, तो 7 तो आपके पास फंडामेंटल या मूलभूत राशियां हैं, और बाकी आपके पास जितनी भी क्वांटिटीज होती है जो फंडामेंटल के मल्टीप्लाई या डिवाइड से मिलकर बनती है, उसको आप क्या बोलते हो, व्युत्पन्न राशियां या डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 बता दूं, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये भी एक फंडामेंटल है, ये भी एक फंडामेंटल है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बनी, एक डिराइव बनी है, व्युत्पन्न बनी। उसी तरह वॉल्यूम, आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पे भी आपकी क्या बनी बेटा, एक डिराइव क्वांटिटी बनी। सिमिलर मैनर, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिवाइड करने से बन गई। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी क्या होता है, डिवाइड करने से बनी। ऐसे क्या होता है त्वरण, है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैंने कुछ फार्मूलाज ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये फार्मूला तो आपके क्लास 11th के मुंह पे याद होने ही चाहिए, क्योंकि जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके मल्टीप्लाई डिराइव से डिराइव जब बनेगी तो आपको ये वाली तो याद होनी चाहिए, बाकी याद हो ना हो उनके फॉर्मूले याद होंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे ये समझाना जरूरी था कि व्हाट आर द फंडामेंटल एंड व्हाट आर द डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो नीट में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, या जेई में पूछे जाने वाले हैं। जेई 2019 में सबसे ज़्यादा हर चैप्टर में एक यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आया था। 2020 ने एनटी में थोड़ा सा कम कर दिया है ना, 2020 में थोड़ा सा कम किया था, फिर भी अभी आया था जनवरी वाला अटेम्प्ट में 3 पेपर में तो आया था। ठीक है ना, ओके चलो, तो अब बात करने वाले हम किसकी, मेन चीज यहां से समझने की कोशिश करना, जो अच्छी चीज है वो आती है आपकी डायमेंशन। क्या टेढ़ा, डायमेंशन, जिसको हिंदी में बोले तो हम बोलते हैं वीमा। क्या बोलते ना, वीमा। क्या होता है समझना, जैसे कोई भी क्वांटिटी ले लूं मैं क्वांटिटी लेता हूं फोर्स, बल। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बोलते हैं ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इनटू त्वरण। ओके, मास और एक्सेलरेशन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकता हूँ वेलोसिटी अपॉन टाइम, लिख सकते हैं। ओके, मैं और इसको फर्दर लास्ट तक डिवाइड कर रहा हूँ, मैं इसको फंडामेंटल में लाना चाह रहा हूँ। वेलोसिटी को क्या लिख सकता,
डिस्प्लेसमेंट त्वरण अपॉन टाइम, आपका टाइम पहले से एक नीचे और था, तो आप ऐसा लिख सकते हो मास उसकी पावर कितनी है 1, डिस्प्लेसमेंट इसकी पावर कितनी बेटा 1, और ये टाइम की पावर 2 हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो टाइम की पावर क्या हो जाएगी -2, टाइम की पावर क्या हो जाएगा -2। तो आपने क्या देखा, आपके पास जितनी भी व्युत्पन्न राशियां हैं या डिराइव क्वांटिटीज है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लाई से बनी है, फंडामेंटल क्वांटिटी के मल्टीप्लाई से बनी है। तो उनकी जो ये पावर है, उनकी ये पावर या एक्सपोनेंट, इसको क्या बेटा पावर या एक्सपोनेंट या घातांक जो होती है वो क्या कहलाती है बेटा वीमा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा वीमा, या क्या कहलाती है बेटा डायमेंशंस कहलाती है। ठीक है, तो पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन दैट डिराइव क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन, वो उसकी क्या कहलाती है बेटा डायमेंशन कहलाती है। तो मैं बोलूंगा फोर्स में, ठीक है, फोर्स में किसकी डायमेंशन, मास की डायमेंशन कितनी बेटा 1, लेंथ की डायमेंशन कितनी बेटा 1, और टाइम की डायमेंशन कितनी है -2। तो ये तो क्या कहलाते हैं बेटा डायमेंशंस, बट जब इसको फॉर्मूले में लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, जिसमें आप मास को कैपिटल M और उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, लेंथ को कैपिटल L फिर उसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, टाइम को कैपिटल T फिर उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, करंट को A या I फिर उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, फिर हमारे पास जो टेम्परेचर आता है तापमान उसको K या थीटा लिखते हैं, ठीक है, फिर उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। फिर लुमिनस इंटेंसिटी काम आता नहीं है, आज तक कभी आया नहीं, पर उसको लिखते हैं CD ब्रैकेट में बंद, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा जिसको MOL लिख के ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं लिखना चाहता हूँ फोर्स की डायमेंशन फार्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, तो मास को क्या लिखते हैं बेटा कैपिटल M, उसकी पावर कितनी है 1, डिस्प्लेसमेंट मतलब लंबाई, उसकी पावर कितनी है बेटा 1, और टाइम की पावर कितनी है बेटा -2, तो क्या हो गया m1 l1 t -2, ये आपकी क्या बेटा फोर्स की क्या हो गया बेटा डायमेंशंस हो गई। तो जितने फॉर्मूले आपको याद होते हैं उनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो बेटा डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो, और शॉर्ट में कितनी बार हम ऐसे बोलेंगे उसकी डायमेंशन क्या होगी, क्या होगी बेटा डायमेंशन क्या होगी, तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब क्या सर ये GT में आया क्या, नहीं बेटा ऐसी चीज़ नहीं आती है, ये जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था डायमेंशन के बारे में उसको मैंने बता दिया कि कैसे डायमेंशन हम कैलकुलेट करते हैं। आपको एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी डायमेंशन याद करनी है वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। ओके चलो, तो जो जो डायमेंशन आपको पढ़नी है, जो जो डायमेंशन आपको निकालनी आनी चाहिए वो डायमेंशन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है, और जो फंडामेंटल फॉर्मूलाज मैंने बताए थे आपको कौन कौन से अभी बोर्ड पे डिराइव क्वांटिटी के, वो फॉर्मूला याद होंगे तो आप डायमेंशन भी क्या कर सकते हो सीख पाओगे। इसलिए आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला याद हो, तो फॉर्मूला याद होंगे तो आप डायमेंशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर लोगे। देखो सबसे पॉपुलर जो होती है वो होती है ईटा, क्या होता है ईटा, जिसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या होता है कोफिशिएंट विस्कोसिटी, शांता गुणांक, हिंदी में क्या बोलते हैं शांता गुणांक। अब शांता गुणांक का फॉर्मूला आपके लिए फोर्स से निकलता है, सीधा नहीं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले तो 6 पाई ईटा RV, ये फार्मूला होता है। F इक्वल टू क्या होता है 6 पाई ईटा RV। आपको डायमेंशन किसकी निकालनी बेटा ईटा की, तो ईटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा F अपॉन 6 पाई RV। F का फॉर्मूला क्या है बेटा m1 l1
टी माइनस टू, ये बल की विमा होती है। ओके 6 पाई बेटा एक नियतांक है, कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। आर मतलब बेटा डिस्टेंस है ना, उसकी डायमेंशन क्या होती है बेटा एल। वी मतलब यहाँ पे क्या होता है वेलोसिटी है, वेग, उसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा एल टी माइनस वन। ये एल से एल क्या हो जाएगा बेटा कैंसल, तो यहाँ से देखो m1 ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा l की पावर माइनस वन, ये माइनस टू ऑलरेडी है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t की पावर माइनस वन। ठीक है, तो ईटा की डायमेंशन जो आई वो क्या है बेटा m1 l माइनस वन टी माइनस वन, ये डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। सेकंड सिग्मा, सेकंड क्या है बेटा सिग्मा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिग्मा जिसको अपन बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन नियतांक, ठीक है ना, क्या बोलते हैं ना स्टीफन कांस्टेंट या स्टीफन नियतांक। क्या फॉर्मूला है सर इसके लिए, तो उसका फॉर्मूला था सिग्मा टी की पावर 4 है ना, मतलब किसी भी सरफेस से पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी निकल रही है, मतलब प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल से कितनी ऊर्जा विकिरित होती है, उसका फॉर्मूला था E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। तो आपको यहाँ पे किसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए था सिग्मा, तो वो क्या होता है E अपॉन टी की पावर 4। टी बेटा टेम्परेचर है, तापमान है, ठीक है ना, और E ऊर्जा है। तो बच्चा सबसे जल्दी गलती क्या करता है सर, एनर्जी की डायमेंशन तो उसको याद है m1 l2 t माइनस टू, ये ऊर्जा की डायमेंशन या एनर्जी की डायमेंशन होती है। ओके अपॉन टी की पावर 4, टी क्या बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या लगता है थीटा या के, अपन यहाँ पे के लिखेंगे तो के की पावर 4। तो यहाँ पे बच्चा लिख देता है m1 l2 t माइनस टू और k माइनस 4। और मेरे जैसा सुगला टीचर जो होता है वो ये ऑप्शन हमेशा आंसर में देगा, ध्यान रखना। और बच्चा ये आंसर लिख के आता है, फिर बाहर आके बोलता है वी विन, है ना, उसको पता ही नहीं उसने गलत किया है। ओके क्या होता है यहाँ पे समझना, ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। मतलब आपको यहाँ पे ये ऐसा नहीं करना है या फिर ये डायमेंशन नहीं लिखनी है, ठीक है। आपको क्या लिखनी है, E की जगह लिखना है एनर्जी पर यूनिट एरिया, मतलब एनर्जी की तो आपने लिख दी m1 l2 t माइनस टू, पर यूनिट एरिया मतलब एरिया का डायमेंशन क्या होगी एल स्क्वायर, और पर यूनिट टाइम मतलब उसकी डायमेंशन क्या होगी टी। ओके तो एनर्जी में किसका डिवाइड करना है, एरिया और टाइम का, क्योंकि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। ओके अपॉन के की पावर क्या हो गया 4, तो ये टी से टी तो क्या हो गया सर, ये भी कैंसिल नहीं करते हैं, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा डबल m1 ऊपर गया टी की पावर क्या हो जाएगा -3 और के की पावर क्या हो जाएगा -4। ये क्या बेटा सिग्मा की डायमेंशन आई। क्लियर है, एनी डाउट? और डायमेंशन बात करते हैं बेटा, एग्जाम में ध्यान रखना जान पूछ के ऐसी ऐसी डायमेंशन ही पूछते जो आपको पता नहीं चलती है। और मैं बात करता हूँ के, क्या बेटा के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, क्या है बेटा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है आपको अभी तक तो इनके फॉर्मूले आप एटलीस्ट याद कर लोगे जिससे आप डायमेंशन कैलकुलेट कर पाओगे। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मीय चालकता गुणांक है ना, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है dq बाय dt इक्वल टू के ए डेल्टा टी, यहाँ पे टेम्परेचर होता है, और अपॉन लेंथ l। dq बाई dt मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है ना, हीट ट्रांसफर की रेट, तो dq मतलब क्या हो गया था हीट, तो क्या आएगा m1 l2 t माइनस टू, dt बेटा क्या हो गया था टाइम, तो क्या हो गया t। ओके k की डायमेंशन आपको निकालनी है, एरिया, एरिया की डायमेंशन क्या हो गया था एल स्क्वायर, डेल्टा टी टेम्परेचर की डायमेंशन क्या हो गया था k अपॉन लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या हो गया था l, तो ये एक l से l तो क्या हो जाएगा कैंसल, ठीक है। आपको इस k की डायमेंशन निकालनी है, ध्यान रखना छोटा वाला k। ओके तो k की डायमेंशन आएगी m1 यहाँ से l2 यहाँ से t माइनस टू, ठीक है, नीचे क्या था t, और ये क्या आ गया था l और k, ये भी आ गया नीचे, चलो वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा m1 एक l से l कट जाएगा तो l1 क्या आ जाएगा था t माइनस थ्री k माइनस वन, ये क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन आ जाएगी।
ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले जो आपको भूल चुके हो, आपको याद नहीं है, उनकी डायमेंशन ज़्यादा काम आती है, ठीक है। चलो बढ़े आगे। देखो मैं आपके लिए इतनी सी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ढूंढने ना पड़े कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन सी डायमेंशन हमको याद करनी है। बस मैं जो बता रहा हूँ ये याद कर लो, काफ़ी है, मोर देन इनफ है, इससे आपका काम हो जाएगा। ओके बढ़े आगे। चलो आगे वाली डायमेंशन क्या है, फोर्थ वन, कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब सर इसका फॉर्मूला कौन सा है, इसका फॉर्मूला था F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो G का फॉर्मूला हो गया F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। तो G की डायमेंशन जो आएगी, फोर्स की क्या होगी डॉलो, m1 L1 t माइनस 2, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस होती है तो L स्क्वायर, और m1 m2 क्या होता है बेटा, मास, तो m और ये m, ठीक है। एक m से m कट जाएगा तो ये ऊपर जाएगा m की पावर -1, बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है, ये पावर 1 और ये पावर क्या है बेटा 2, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा 3, और t की पावर क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगी बेटा कैपिटल G की डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। ओके, और आपको अच्छी डायमेंशन जो याद करनी होती है वो अल्फ़ा, बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा। अल्फ़ा क्या है बेटा, रेखी प्रसार गुणांक, बीटा क्या है बेटा, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, और गामा क्या है बेटा, आयतन प्रसार गुणांक, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लेंथ एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। सबके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ, डेल्टा L इक्वल टू L नॉट अल्फा डेल्टा टी, मतलब चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन। L नॉट क्या होता है, प्रारंभिक लंबाई, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, डेल्टा टी क्या होता है टेम्परेचर, ओके। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा L अपॉन L नॉट डेल्टा टी। इन सिमिलर मैंने अगर बीटा निकालोगे तो वो एरिया बन जाता है, तो डेल्टा A अपॉन A नॉट इंटू डेल्टा टी, और इसी तरह गामा जब निकालते हो तो डेल्टा V अपॉन V नॉट इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो देखो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, सब कुछ कैंसिल हो गया, केवल t की पावर क्या बेटा -1, तो अल्फा की डायमेंशन क्या होगी, t की पावर -1, सॉरी k की पावर -1, t टेम्परेचर है ना बेटा, k की पावर -1, यहाँ पे भी क्या आता है k की पावर -1, और यहाँ पे भी क्या आता है k की पावर -1। तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों की डायमेंशन आपने कैलकुलेट कर ली, जो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो फिर आपको याद करनी है वो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान नियतांक, है ना बेटा, बोल्ट्जमान नियतांक। बेटा ध्यान रखना, मैं बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद ये डायमेंशंस बोल रहा हूँ, फॉर्मूले में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ध्यान रखना, ओके। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kBT, एनर्जी क्या होती है बेटा 3/2 kBT, 1/2 kBT, है ना, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ओके। तो यहाँ पे kBT, तो kB जो होगा वो क्या होगा बेटा, एनर्जी की डायमेंशन अपॉन टेम्परेचर की डायमेंशन। एनर्जी की आपको पता है m1 L2 T-2, और ये टेम्परेचर है, ध्यान रखना, तापमान, तो k की पावर -1, तो क्या आएगा m1 L2 T-2 और k की पावर -1, ये क्या होगा बेटा, बोल्ट्जमान नियतांक की विमा हो जाएगी, ठीक है ना। तो अल्फा, बीटा, गामा और बोल्ट्जमान नियतांक और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, तो ये डायमेंशन आपने क्या कर ली बेटा, कैलकुलेट कर ली, ओके। चलो और हमको जो डायमेंशन याद करनी पड़ेगी वो किसकी करेंगे, चलो वो भी देख लेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा साथ साथ में, या कॉपी करते रहना, ठीक है। चलो फिर हम निकालेंगे प्लांक नियतांक, क्या बेटा, प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, क्या बेटा, प्लांक कांस्टेंट। E इक्वल टू H और न्यू, ये न्यू कैसा होता है, V को जैसे लकवा मार गया ऐसा, ये
इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहा? फ्रीक्वेंसी। तो h की डायमेंशन होगी वो क्या होगी बेटा? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, है ना? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? m1 l2 t-2 और फ्रीक्वेंसी की क्या होती है डबल l-1। तो आपका जो आएगा वो क्या आएगा? m1 l3 t-2, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। फ्रीक्वेंसी क्या होती है t-1, तो क्या आएगा? m1 l2 और ये -1 -2 + 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? m1 l2 t-1। ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा? प्लांक नियतांक की डायमेंशन हो जाएगी। और आपको डायमेंशन याद करनी है बेटा, वो किसकी हो बेटा? गैस कांस्टेंट। ये आप खुद निकालना। गैस कांस्टेंट R किससे निकालोगे? PV = nRT या PV = RT, है ना? फटाफट कॉपी कर लो एक बार। चलो, और आपको डायमेंशन याद करनी पड़ेगी। जो अच्छी अच्छी ढंग की डायमेंशन है, ध्यान रखना, वो बता रहा हूं। अभी तक मैं जो सारी ले गया हूं वो क्लास 11 पे ले गया हूं, ध्यान रखना। और डायमेंशन आती है वीन्स कांस्टेंट, वीन नियतांक। अब सर हमको फॉर्मूले याद नहीं है, जैसे जैसे तैयारी करते जाओगे वैसे वैसे फॉर्मूले याद आते जाएंगे। वीन नियतांक B वो क्या होता है? λ/t। लैम्बडा मतलब लेंथ होता है, वेव लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होता है? L। और T टेम्परेचर होता है तो क्या होता है? K। तो क्या हो गया? L/K-1। ये किसकी डायमेंशन होगी बेटा? विन नियतांक की डायमेंशन हो गई। ठीक है, बस 11th में ज़्यादा से ज़्यादा एक और बच्चे जो भूल जाते हैं, F = kx, F = kx बल नियतांक। क्या बेटा? F = kx, जहाँ पे k जो होता है वो क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट या बल नियतांक। वो क्या होता है? F/x। फोर्स की क्या है? m1 l1 t-2। और x क्या होता है? विस्थापन या दूरी, तो m1 क्या आ जाएगा? t-2। ये किसकी विमा हो जाएगी बेटा? बल नियतांक की विमा हो जाएगी। ये मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना बेटा? इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। फॉर्मूले याद होंगे तो उससे आप डायमेंशन कैलकुलेट कर पाओगे, और इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट जो होता है वो आपके समझने वाला होता है। इसलिए मैं आपको बस इतना सा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और आपको ये फॉर्मूला पता पड़ जाए कि हाँ हमको ये डायमेंशन तो आनी ही चाहिए। बेसिक वाली तो आएगी, पर जो ढंग की डायमेंशन है वो ये वाली है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ओके। और डायमेंशन जो मैं ऑलमोस्ट बच्चों को याद करवाता हूँ जो काम की होती है, वो थोड़ा 12th लेवल पे आ जाता है अब, है ना? बच्चा भूल जाता है 12th में मोस्टली। ठीक है, जब बात करते हैं हम पहला ε0, पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ε0 बहुत काम की डायमेंशन है, ढंग से सीख लेना इसको, है ना? तो आपने न्यूटन का फॉर्मूला पढ़ा था कूलम वाला, 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ से ये ε0 की डायमेंशन निकल जाती है, क्या है बेटा? FR² Q1 Q2। ये 4π तो कांस्टेंट है, इससे हमको कोई लेना देना ही नहीं होता है। ओके, FR², फोर्स की क्या हो बेटा? m1 l1 t-2। r² मतलब क्या हो बेटा? l2 Q1 Q2 चार्ज। Q = IT। Q = क्या होता है बेटा? I × T। I की क्या होती है बेटा? A, और T की मतलब टेम्परेचर की T, तो A² T², 2 बार है ना बेटा? 80 तो A² T²। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा? बोलो m1, ये आ जाएगी l3 T⁻⁴ A⁻²। ये क्या आ जाएगी बेटा? ε0 की डायमेंशन आ जाएगी। चलो, फिर इसी तरह आपकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, F = QVB। यहाँ से इस B की डायमेंशन आपको याद कर लेनी है।
क्या, तो एफ इक्वल टू क्यू वी, आपको बी की डायमेंशन निकालनी होती है तो एफ अपॉन क्यू वी। एफ क्या होता है बल या फोर्स, m1 l1 t - 2, क्यू क्या होता है at, और वी क्या होता है वेलोसिटी lt - 1। ओके, तो यहाँ पे जो आप डायमेंशन निकालोगे ये एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा m1 और यहाँ से क्या आ जाएगा t की पावर -2 और ऊपर जाएगा तो माइनस, ये t से t कैंसिल हो गया तो t की पावर -2 और यहाँ पे क्या आएगा a की पावर -1, है ना बेटा। ये आपकी किसकी डायमेंशन आ गया, बी की, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। ओके, फिर आपको निकालनी होती है आपकी इसकी डायमेंशन वी की, वी विभव पोटेंशियल, वी इक्वल टू क्या होता है W/Q। अब जैसे क्लास 11th में आपने फोर्स की डायमेंशन याद कर रखी होती है m1 l1 t - 2, तो यहाँ पे भी आपको याद कर लेनी किसकी बेटा, इसकी पोटेंशियल की, है ना। चलो कैसे निकालते हैं, फिर आपको याद भी करनी है m1 l2 t - 2 और चार्ज की क्या होता है बेटा at, तो याद रखना m1 l2 t - 3 a - 1, ये किसकी डायमेंशन होती है बेटा, पोटेंशियल की, किसकी हो रहा, पोटेंशियल की डायमेंशन। और अगर मैं बात करूं 12th लेवल की डायमेंशन, तो v इक्वल टू क्या होता है आई आर, यहाँ पे r क्या बेटा रेजिस्टेंस, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा v अपॉन आई, क्या होगा बेटा v अपॉन आई। ओके, तो सर वोल्टेज की तो आपने याद करवा दी m1 l2 t - 3 a - 1, याद हो गई ना, m1 l2 t - 3 a - 1। और करंट की डायमेंशन क्या होती है बेटा a, तो क्या हो जाएगी बेटा m1 l2 t - 3 a - 2, ये क्या होगा बेटा रेजिस्टेंस की डायमेंशन, ठीक है, ये किसकी होगी बेटा, रेजिस्टेंस की डायमेंशन आपको याद हो गई, ठीक है। बड़े आगे, तो 12th लेवल पे भी जो जो डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। फिर आपको पता होनी चाहिए किसकी बेटा, म्यू नॉट, किसकी, बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, कोई सा भी म्यू नॉट का फॉर्मूला जो आपको आता है वो लगाओ, कोई जरूरी नहीं है। ये म्यू नॉट की डायमेंशन आपको पता नहीं चाहिए, पारगम्यता परमेबिलिटी, तो वो क्या होगा b इंटू 2r अपॉन आई। बी की डायमेंशन देखो अभी आपने निकाली थी, क्या आई थी अंडा m1 t - 2 a - 1, और रेडियस की क्या होता है l अपॉन करंट की क्या होता है a, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी m1 और यहाँ से क्या आ रहा था l, और यहाँ से क्या आ गया था t - 2, यहाँ से क्या हो जाएगा a - 2, ये किसकी डायमेंशन आ गई, म्यू नॉट की, किसकी आ गया था, म्यू नॉट की डायमेंशन आ गई। ओके, और आपको जो डायमेंशन याद करनी होती है वो किसकी याद करनी होती है, C की। कैसे निकाले, कैपेसिटेंस धारिता, Q इक्वल टू क्या होता है सी वी, तो C इक्वल टू क्या होता है Q/V, C इक्वल टू क्या होता है Q/V। तो चार्ज की तो सर क्या होती है at, Q इक्वल टू सी वी होता है ना, तो C कितना हो गया Q/V, तो चार्ज की तो क्या होगी at, और V पोटेंशियल है, उसकी मैंने याद करवाई दी थी अभी m1 l2 t - 3 a - 1, ये ना m1 l2 t - 3 a - 1। ओके, तो आपकी डायमेंशन जो बनेगी वो क्या बनेगी m - 1 क्या हो गया l - 2, ये क्या हो जाएगा t की पावर 4 और ये क्या हो जाएगा a की पावर 2, ये क्या हो गया C की डायमेंशन। अगर मैं बोलूँ आप डायमेंशन कैलकुलेट करो r इंटू सी की, याद हो जाएगी ये सब। ओके, अब मैं आपको डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए कहता हूँ r इंटू सी की, किसकी बेटा, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है r इंटू सी की डायमेंशन। तो आप क्या करोगे, r की डायमेंशन आपके पास है m1 l2 t - 3 a - 2 और c की क्या बेटा m - 1 l - 2 t की पावर 4 a2। देखो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो -1 +1 को कैंसिल कर देगा, -2 +2 को कैंसिल कर देगा, प्लस का a2 -2 को क्या कर देगा कैंसल, यहाँ प्लस की पावर 4 है यार माइनस की पावर 3, तो फाइनल आंसर कितना आया t, कितना है बेटा t। और अब आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्लास 12th पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा टो इक्वल टू होता है आरसी, समय नियतांक, समय नियतांक, और समय नियतांक की विमा किसके बराबर आनी चाहिए, टी के बराबर आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो वेरीफाई हुआ कि समय नियतांक की विमा जो है वो किसके आ गया, टी के बराबर आ गई। ओके, तो मैं आपको कुछ ऐसी डायमेंशंस बता देता हूँ जिसकी विमा हमेशा टी आएगी, जिसकी विमा हमेशा क्या आएगी टी आएगी।
जिसकी डायमेंशन हमेशा क्या आएगी बेटा, टी आएगी। ऐसे कौन कौन से फॉर्मूले आपको देखते ही पहचानने हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो, टो इक्वल टू आर सी, ठीक है, टो इक्वल टू आर सी, लारा एल बाय आर, ये इसकी विमा भी क्या होता है, टाइम के बराबर होती है। अंडर रूट एल बाई जी, अंडर रूट एल बाई जी, इसकी डायमेंशन भी क्या होता है, टाइम के बराबर होती है। 2 पाई बाय ओमेगा, ये भी क्या होता है, टाइम पीरियड, इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, टाइम के बराबर। और अंडर रूट एम बाय के, अंडर रूट एम बाय के, ये पूछी हुई है, ध्यान रखना सब, वो भी क्या है, टाइम के बराबर। और रूट एल सी, एल इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस, है ना उसकी डायमेंशन भी क्या होता है, टाइम के बराबर होनी चाहिए। तो ये सारे मोटे मोटे तौर पे आपको दिख रही है, इन सब की डायमेंशन क्या बेटा, टी के बराबर होगी, ठीक है, ओके। इसी तरह फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन जो होती है वो क्या होगा, 1/RC, क्या 1/RC, वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, है ना, आवृत्ति। R/L, वो भी क्या होगी, आवृत्ति। रूट G/L, ये भी क्या होगा, आवृत्ति की डायमेंशन होगी। ω/2π, ये भी किसकी बेटा, आवृत्ति की। अंडर रूट K/M, ये भी किसकी बेटा, आवृत्ति की। और 1/2π रूट LC या 1/रूट LC, ये भी किसकी बेटा, आवृत्ति की डायमेंशन होगी, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन के कौन कौन से फॉर्मूले शॉर्टकट में आपके पास बन सकते हैं, जिससे आप ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। एनी डाउट? चलो, अब सर ये तो हम डायमेंशन याद करते रहेंगे, जितनी आप बता रहे हो उतनी हम याद कर लेंगे, पर इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चल, जेई 2020 जनवरी अटेम्प्ट क्वेश्चन आया, ध्यान सुनना, b²/2μ0, इसकी डायमेंशन क्या होगी। अब बच्चा जब b की डायमेंशन याद होती है, μ0 की डायमेंशन याद होती है, उन दोनों को सॉल्व करके फिर रखता है, तो उसका बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जबकि कोई अच्छा बच्चा है, उसको याद होता है b²/2μ0, ये क्या होता है, याद करो, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, क्या बेटा, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व होता है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है, मतलब एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो सिंपल सी डायमेंशन हो जाएगी सर, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, आयतन, एनर्जी की क्या होती है, m1 L2 T-2, और वॉल्यूम क्या होता है बेटा, L3, तो क्या हो जाएगा, m1 क्या हो जाएगी, L⁻⁻1 और T⁻⁻2, ये क्या बेटा, ऊर्जा घनत्व हो जाएगी। इसी तरह जब आपके सामने नीट में 2015 के आसपास, 15-14 के आसपास एक क्वेश्चन पूछा था, ½ क्या पूछा बेटा, ½ तो यहाँ पे ½ आपको कुछ देख के याद आ रहा होगा, ये डायमेंशन जो होती है वो भी ऊर्जा घनत्व की होती है, बट वहाँ पे जो ऊर्जा घनत्व था ये चुंबकीय ऊर्जा घनत्व था, और यहाँ पे जो ऊर्जा घनत्व या एनर्जी डेंसिटी होगी वो कौन सी बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होगी। तो इसकी डायमेंशन भी यही आएगी बेटा, क्या आएगी बेटा, m1 L-1 T-2, एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन, ठीक है, समझ में आया, ओके। और जो आपसे डायमेंशन पूछी हुई है, मैं सारे वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो जेई में पूछे हुए हैं, ठीक है, या नीट में पूछे हुए हैं, ठीक है, ये सारे समझ में आया। एनर्जी डेंसिटी, वो भी क्या बेटा, एनर्जी डेंसिटी, दोनों का आंसर क्या बेटा, सेम आएगा, b²/2μ0 निकालो या ½ वाला, इससे भी एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन क्या आएगी बेटा, वही आने वाली है। ओके, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और आपके पास जो डायमेंशन सबसे काम की आती है, एक सी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सी का फॉर्मूला होता है, सी क्या होता है, प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट, 1/μ0ε0, क्या होता है, 1/μ0ε0। तो आपको सी का फॉर्मूला नॉर्मली याद होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो इसकी डायमेंशन जो आएगी वो क्या आएगी बेटा,
एल टी माइनस वन आएगी, किसकी, 1/μ0 तो कितनी बार क्या होता है, ये डायमेंशन पूछी जाती है, μ0 का रूट, क्या पूछा जाता है, μ0 का रूट, तो बस उल्टी कर दो, तो उल्टी कर दो क्या होगा, l-1 और t की पावर क्या हो जाएगा 1, उल्टा कर रहा है ना इसको, तो क्या हो जाएगा, ये तो -1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा +1, तो ये भी किसकी डायमेंशन हो गई, √μ0 की। ठीक है, चल जेई 2090 में पूछी थी μ0/ε0, ठीक है, ये आप कैलकुलेट करना, जेई 2019 में पूछा था, ठीक है, μ0/ε0 कैसे कैलकुलेट करोगे, आराम से सोचना, यहाँ से पता है आपको ये चीज़, मल्टीप्लाई पता है, डिवाइड में आपको लाना है, सॉल्व कर सकते हैं, और किसी को नहीं आता तो पूरा फार्मूला आप डिराइव करके निकालो, ठीक है, ओके। और तो जेई में ये क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं, ठीक है, बेसिक डायमेंशन तो यहीं से काम आ जाती है, नॉर्मली हमको दीवार, अच्छा ये भी आया था L/RCV, ये जेई 2020 का क्वेश्चन था, L/RCV, ठीक है, चलो कोई बता सकता है इसकी डायमेंशन फटाफट से फास्ट, अच्छा C कैपेसिटेंस है, V पोटेंशियल है, R रेजिस्टेंस है, और L क्या बेटा, इंडक्टेंस। अब देखो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सर हमको पता है L/R, अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले, वो डायमेंशन कितनी होती है बेटा, टाइम की डायमेंशन होती है, किसकी होती है बेटा, टाइम की डायमेंशन, और C × V, ये तो क्या हो गया बेटा, टाइम की डायमेंशन, तो क्या आपने लिख दिया T, और C × V वो क्या होता है बेटा, Q, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा, Q के बराबर, और आपको पता है सर Q/T, और नहीं पता है तो छोड़ दो, Q की क्या होता है बेटा, AT, तो ये T से T क्या हो गया, कैंसल, तो क्या हो गया, A⁻−1, तो इसकी डायमेंशन जो होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, A⁻−1 के बराबर होगी, क्लियर है। और आपके पास क्वेश्चन आया था, मतलब रेजिस्टेंस की डायमेंशन किसके बराबर है, प्रतिरोध की, ठीक है ना, उसमें उन्होंने पूछ लिया ε0/μ0, तो μ0/ε0 और फोर्थ ऑप्शन था ε0/μ0, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, तो ये क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हो, इजी वे में क्या कर सकते हो, सॉल्व कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, इन बेटर जो आपके पास ऑप्शन है उनमें से आप सबकी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। ये नॉर्मल डायमेंशन आपको जो डायरेक्टली अभी तक पूछी गई है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन से डायमेंशन यहाँ से निकल के आपके सामने आती है, ठीक है, ओके। ये तो बेटा डायमेंशन जो आपको याद हो जानी चाहिए। अब मैं जो आपसे चाह रहा हूँ वो क्या चाह रहा हूँ, यहाँ तक जितनी डायमेंशन मैंने बताई वो तो आप याद कर लो, वो तो क्या कर लो आप याद कर लो। और जब मैं अगला लेक्चर आपके सामने लेके आऊँ, है ना, मैं यूनिट और डायमेंशन के 3 पार्ट बनाऊंगा, है ना, जब मैं अगला लेक्चर इसका लेके आऊँ तब आप क्या करोगे बेटा, इसकी एप्लीकेशन है डायमेंशन की, क्या बेटा, वीमा की क्या बेटा अनुप्रयोग है या एप्लीकेशन है, उसके बेस पे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये डायमेंशन सारी अब क्या कर लो बेटा, याद कर लो। तो आप क्या उठाओगे, अपने एनसीईआरटी उठाओगे, एनसीईआरटी के सबसे पीछे वाले पेज पे क्या दे रखी है आपको, डायमेंशन दे रखी है, उसमें से आप जितने फॉर्मूले आप याद कर सकते हो, जैसे 11th वाले फॉर्मूले तो ऑलमोस्ट आपको याद होने चाहिए, और 12th वाले फॉर्मूले और उसके बेसिस पे छोटी छोटी डायमेंशन आपको याद हो जाएगी। तो मैं अगला लेक्चर जब लेके आऊँगा तो वो डायमेंशन के अनुप्रयोग, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है बेटा। चल, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें आती होगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा फटाफट पढ़ाया। आगे से जो टॉपिक मुझे डेप्थ तक जाने हैं उसको मैं इजी में धीरे धीरे ले जाऊंगा, बट ये आपको अधिकतर बच्चों को आता था, बस आपका थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए, माइंड में वापस चीज़ें लाने के लिए मैंने इतना पढ़ाया, ठीक है। चल, तो बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स होने वाला है बेटा, थोड़ा सा फटाफट कराऊंगा जरूर, बट चीज़ें सारी कवर करूंगा, है ना बेटा। आज जो मैंने करवाया इसमें ऑलमोस्ट आपके नीट में जो पूछी गई डायमेंशन डायरेक्टली पूछी गई थी वो सारी डायमेंशन आपकी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में लेके आऊँगा, क्लियर है, ओके।
तो वापस मैं बता दूं, जिसने जिसने मेरा चैनल अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको रेगुलर इंटरवल पे क्या मिले बेटा, आपको मिलता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। चलो बाय बाय एवरीवन।